लंबी सियासी उथल-पुथल के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। वो नए मुख्यमंत्री के पद संभालने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक दिन पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी, जिसके अगले दिन उन्होंने देहरादून में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि अब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। हालांकि वो मीडिया के इस्तीफे की वजह से जुड़े सवालों को टाल गए। आखिर वजह क्या रही? इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे देते ही इस मुद्दे को लपक लिया और बीजेपी पर हमला किया। देखिए, जनता इसको भाजपा को दंड देगी। अभी आप लोग कुछ करेंगे सरकार के खिलाफ या चुनाव का इंतजार करेंगे? हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। खबर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी पार्टी के कुछ विधायक नाराज थे, जिसकी वजह से उन्हें करीब 4 साल तक सीएम रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच राज्य में नए सीएम के चेहरे की तलाश तेज हो गई है, जिसके लिए आज विधायक दल की बैठक होगी और शाम तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा। इस बैठक में उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। खबर मिली है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद के लिए धन सिंह रावत का नाम केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा है और इसके अलावा वहां एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, यह भी पता चला है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब केंद्र में अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कॉलेज वेल है, अभी वेल ही है, हमें तो कोई समस्या नहीं है। कोई भी सुई वेल था, अभी वेल है। त्रिवेंद्र रावत जी पहले की स्टेट देख रहे थे, अब केंद्र को देखेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में हो रही बर्फबारी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसने वहां के लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास मौजूद सभी दुकान, मकान और होटल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहां के सभी रास्ते भी बर्फ में गुम हो गए। कई फीट जो है बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है और जो कॉटेज हैं, जो यहाँ पे भवन हैं, उनकी छत भी जो है पूरी बर्फ से लबालब हो चुकी है। आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले ममता नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा करेंगी। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे से 2:20 के बीच पर्चा भरेंगी। बताया गया कि ममता के नामांकन भरने के लिए यही शुभ मुहूर्त निकाला गया है। तो वहीं ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी भी आज वहीं पर रहेंगे और वहां जानकीनाथ मंदिर तक पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के बाद शुभेंदु मंदिर के पास ही बने बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी को 12 मार्च को नामांकन दाखिल करना है। दूसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को दूसरे वनडे मैच में 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर हो गई। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहले खेलते हुए 41 ओवर में 157 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 29वें ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच में झूलन गोस्वामी ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि स्मृति मंधाना ने शानदार 80 रनों की पारी खेली। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले पर यह बयान दिया। हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। जिसके बाद आरजेडी ने गोपाल मंडल के बयान की आड़ में नीतीश कुमार को घेर लिया। मुख्यमंत्री का उसमें सहयोग है, तभी वैसे लोगों का मन बढ़ा हुआ है। बात बढ़ी तो जेडीयू ने अपने विधायक की भाषा की आलोचना करके विवाद शांत करने की कोशिश की। इस तरह की यदि बातें उनके द्वारा बोली गई है तो ये अच्छी नहीं है। ईडी ने पंजाब एकता पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा और उनके दामाद के ठिकाने पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली और पंजाब समेत कई जगहों पर ये छापेमारी की गई। इस मामले में जल्द ही कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर भूमाफिया और बदमाशों पर बेहद सख्त नजर आए। इंदौर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने माफिया और अपराध की दुनिया में सक्रिय लोगों को प्रदेश छोड़ने की चेतावनी दे डाली। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं।
मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है। म्यांमार में सेना की क्रूरता पर खून का घूंट पीकर बैठे प्रदर्शनकारी अब और जुल्म सहने को तैयार नहीं है। जब वहां सेना की सत्ता के दंभ में अपने लोगों की ही जान लेने से नहीं हिचक रही, तो जनता भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी है, जिसकी एक तस्वीर मीत जीना शहर से सामने आई। हालांकि इससे पहले लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर सुरक्षा बल ने बेवजह उन पर अपनी ताकत की जोर आजमाइश शुरू कर दी। उसने 2 लोगों के सीधे सिर पर गोली मारी और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी इतने आंख बबूला हुए कि उन्होंने सड़क पर पड़े पत्थर अपने हथियार बना लिए। म्यांमार के डवई शहर में तो प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल को नाको चने चबवा दिए। उन्होंने पुलिस के हर वार का तोड़ निकाल लिया। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए जैसे ही आंसू गैस छोड़ा, उन्होंने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, बल्कि कुछ तो गुलेल चलाते भी नजर आए। आंसू गैस के जवाब में प्रदर्शनकारी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पहुंच गए। कुछ ने तो आंसू गैस के गोलों को पैर मार मार कर ऐसे बुझाया जैसे वो कोई मामूली पटाखे हो। साथ ही लोग आंसू गैस के गोलों पर बाल्टी भर भर कर पानी डालते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के सतना से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक लड़की के भाई की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कुछ लोग एक लड़के को जमकर पीटते दिखे। इस दौरान लड़का बुरी तरह करहाता नजर आया, लेकिन वो लोग नहीं पसीजे और उसे जमीन पर गिराकर पीटते नजर आए। बताया गया कि हमलावर उस लड़के की बहन को लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन जब वो उन्हें समझाने पहुंचा तो उन्होंने उस पर ही हमला बोल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की एक जनसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी कि वो उन्हें हिंदू धर्म सिखाने की कोशिश ना करे। इस मौके पर ममता बनर्जी ने रैली के मंच से चंडी पाठ भी किया। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। नामांकन से पहले नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी ने मंच पर सिर्फ चंडी पाठ ही नहीं किया, बल्कि वो इसके बाद चंडी मंदिर भी पहुंच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पूरे लाव लश्कर के साथ मंदिर के अंदर गईं। इस दौरान कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने दुर्गा की मूर्ति के सामने पूजा की। इसके बाद जब वो मंदिर से बाहर निकली तो दोनों ओर खड़े लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ती रही, लेकिन जब वो थोड़ा आगे निकली तो कुछ लोगों ने उनके पैर भी छुए। इस तरह वो लोगों का अभिवादन करते हुए वहां से आगे निकल गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चंडी मंदिर से निकलकर बाहर निकलती हुई ये जो है काफिला है ममता बनर्जी का, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं चंडी मंदिर में। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दर्शन किया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर तंज किया और दावा किया कि वो विकास के नाम पर वोट मांगने से भाग रही हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। ओवैसी ने तमिलनाडु में दिनाकरन की पार्टी से गठबंधन किया। असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन की पार्टी से गठबंधन कर लिया। अब एआईएमआईएम वहां 3 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उनकी पार्टी कैंडिडेट अलायंस के कैंडिडेट्स को हम लोग कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 427 नए मामले सामने आए, जिस पर राज्य सरकार ने चिंता जताई और सख्ती के संकेत दिए। काफी चिंता का विषय है सरकार का। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठक ले रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली के राजौरी गार्डन में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मारे गए आदमी के पड़ोस में रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम लोगों ने इसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इसमें 4 लोगों को और अभी हम अरेस्ट करेंगे।
बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रोड शो निकाला। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा है। बिहार विधानसभा में एक दिन पहले आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भड़कने के बाद महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन हाथों में ब्लड प्रेशर जांचने की मशीन और स्टेथोस्कोप लेकर विधानसभा पहुंचे। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन आज बिहार विधानसभा में ये बीपी का मशीन और आला लेकर पहुंचे हुए हैं। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने मुख्यमंत्री के गुस्से पर तंज कसते हुए उन पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। सवाल को जो अगर कोई रखता है तो उसके ऊपर आप इतना गुस्सा करते हैं, वो अच्छा नहीं है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का तबादला कर दिया। वीरेंद्र की जगह आईपीएस पी नीरज नयन को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिया गया कि वीरेंद्र को चुनावों से जुड़े किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि राज्य की चुनावी तैयारियों की स्थिति की समीक्षा के बाद आयोग ने पी नीरज नयन को पश्चिम बंगाल के डीजीपी के पद पर तैनात किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और वहां के अलग अलग इलाकों से बम मिलने की घटनाओं ने सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने एक बार फिर दक्षिण 24 परगना से 170 बम बरामद किए। पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जिसके बाद उसने इलाके में छापा मारा और बमों को अपने कब्जे में ले लिया। बमों का जखीरा देखकर तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिन्होंने धमाका करके बमों को नष्ट कर दिया। इससे पहले भी मालदा में एक आम के बाग में बम मिले थे और उससे पहले आईएसएफ पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर पर भी बम बरामद किए गए थे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के बीच ही एनडीए को झटका लगा। सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि कैप्टन विजयकांत की पार्टी डीएमडीके ने एआईडीएमके से गठबंधन तोड़ लिया, जिसके पीछे सीटों पर समझौता नहीं हो पाने को वजह बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक डीएमडीके ने शुरुआत में 41 सीटों की मांग की थी। हालांकि बाद में पार्टी 26 सीटों पर समझौते के लिए तैयार थी, लेकिन एआईएडीएमके 13 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा डीएमडीके गठबंधन से अलग हो गई, जिसके कमल हासन की पार्टी से गठबंधन की भी अटकलें हैं। हालांकि कमल हासन की पार्टी सीटों को लेकर अपनी रणनीति का ऐलान पहले ही कर चुकी है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान है। अफगानिस्तान के बामियान में वहां के लोगों ने तालिबान और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बुद्ध की वर्चुअल प्रतिमा बनाकर शांति का संदेश दिया। करीब 1500 साल पहले बनाई गई बुद्ध की इन प्रतिमाओं को तालिबान ने 2001 में विस्फोटकों के जरिए तोड़ दिया था, जिसके 20 साल पूरे होने पर वहां के लोग लालटेन लेकर बामियान घाटी में ठीक उसी जगह पहुंचे। लोगों के समूह ने बामियान घाटी तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। बाद में लोगों ने बुद्ध की मूर्ति की जगह उनकी एक 3D मूर्ति बनाई, जिसे ठीक उसी जगह बनाया गया जहां 20 साल पहले बुद्ध की 53 मीटर ऊंची एक मूर्ति मौजूद थी। इस दौरान वहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिनमें शांति का संदेश दिया गया। बामियान में बुद्ध की ये मूर्तियां 4वीं और 5वीं सदी में बनाई गई थी, लेकिन तालिबान ने उन्हें तबाह कर दिया था। राजस्थान में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल समेत 6 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया गया, जिसके बाद अब एयरपोर्ट, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इन 6 राज्यों से आने वाले जिन यात्रियों के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन्हें रोका भी जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक कोरोना से ज्यादा प्रभावित 6 राज्यों से आने वाले लोगों के पास 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट होना बेहद जरूरी है, तभी उन्हें राजस्थान में आने दिया जाएगा। यमन के 23 शहर से हूती विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए वहां की सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच करीब 6 साल से चल रही जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सत्ता की ये लड़ाई अब भी जारी है, जिसके सामने आई तस्वीरों में यमन की सेना के जवान हूती विद्रोहियों से लोहा लेते नजर आए। उन्होंने इतनी गोलीबारी की कि वीरान इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा।
सेना ने गोलियों की ऐसी बौछार की कि हूथी विद्रोहियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सामने आई एक तस्वीर में उस पार एक पहाड़ पर खड़ा एक विद्रोही ढेर होता हुआ भी नजर आया। बताया गया कि सेना ने शहर के कई इलाकों में हूथी विद्रोहियों को खदेड़कर अपना कब्जा भी जमा लिया है। नंदीग्राम का संग्राम जीतने के लिए ममता बनर्जी हर पैंतरा आजमा रही हैं। एक तरफ वो खुद को हिंदू बुला रही हैं, चंडी का पाठ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों के बीच जाकर चाय पिलाने का काम भी कर रही हैं। नामांकन के लिए नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी जब एक चाय की दुकान पर पहुंची तो वहां वो खुद कई कपों में चाय छानकर लोगों को बांटती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, ममता ने खुद वहां बैठकर चाय भी पी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 लड़कों की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये दोनों लड़के गन्ने के खेत में अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और इतना मारा कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचे, जो कि सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा। पिट रहे प्रेमियों में एक को कुछ दूरी तक घसीटकर एक आदमी ले गया तो दूसरे को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। उन दोनों की हालत ऐसी हो गई कि वो अपना वजन संभालने में भी लड़खड़ाते दिखे। जब इसका वीडियो सामने आया तो पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब भीड़ में शामिल कुछ लोग दोनों लड़कों को पीट रहे थे तो दर्द से करहाने के बावजूद किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग वहां पहुंचे और दोनों लड़कों को पिटने से बचा लिया। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 9वां मैच इंडिया लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड लेजेंड्स ने इंडिया लेजेंड्स को एक कड़े मुकाबले में सिर्फ 6 रन से हरा दिया। क्योंकि पिछला मैच 10 विकेट से जिताने वाले सहवाग और सचिन की जोड़ी इस मैच में कोई कमाल नहीं कर पाई और वीरेंद्र सहवाग एक गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में कवर्स में कैच दे बैठे। टीम का स्कोर महज 16 पर पहुंचते ही मोहम्मद कैफ क्लीन बोल्ड हो गए। स्कोरबोर्ड में 1 रन और जुड़ते ही सचिन तेंदुलकर भी मॉन्टी पनेसर की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। 6 ओवर खत्म होने से पहले ही टीम इंडिया ने केवल 34 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए। लेकिन ये मैच लेजेंड्स का था तो इसे रोमांच का तड़का लगना ही बाकी था। इरफान पठान और गोनी ने इंडिया लेजेंड्स को मैच में वापसी करवा दी। इरफान पठान ने सिर्फ 34 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए, तो वहीं उनके साथी मनप्रीत गोनी ने महज 16 गेंदों में 35 रन बना डाले। लेकिन उनकी ये धमाकेदार पारी भी इंडिया लेजेंड्स को जीत दिलाने में नाकाम साबित हुई और इंग्लैंड लेजेंड्स ने इस मैच को 6 रन से जीत लिया। हालांकि दर्शकों ने इस मैच को पैसा वसूल बताया। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जीतने की, लेकिन बाद में इरफान पठान और गोनी ने कमाल दिखा दिया और मैच को एक अच्छे मुकाम पर लाया। भारत और इंग्लैंड का यह दूसरा मैच था जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम पहुंचे थे। वैक्सीन की सप्लाई के मामले में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर कम तादाद में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का आरोप लगाया और राज्य में वैक्सीन की वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पहली डोज बंद कर दी गई। राजस्थान सरकार ने बताया कि उसके पास केवल 1 दिन की वैक्सीन की खेप बची हुई है, इसलिए वो उन्हीं लोगों के वैक्सीन देगी जिनको दूसरी डोज लगनी है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए दावा किया कि राजस्थान सरकार के पास वैक्सीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो वहीं राजस्थान सरकार का दावा है कि केंद्र ने उसे कोरोना वैक्सीन की करीब 30 लाख डोज दी हैं, जिनमें करीब 22 लाख लगाई जा चुकी हैं, जबकि केंद्र का दावा है कि राजस्थान को वैक्सीन की करीब 38 लाख डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें अब तक करीब 24 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। और अब बताया जा रहा है कि राजस्थान को आज केंद्र सरकार से टीके की 6,78,000 डोज और मिलेगी। हालांकि इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के लिए पहुंचे थे। नोटिस चिपका दिया गया कि केवल जो वैक्सीनेशन की दूसरी डोज है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है जिनको पहली डोज लगी, सिर्फ वही लगाई जा रही है। सीनियर सिटीजन को यानी सेकंड फेज को वैक्सीन नहीं लगेगी। यूपी के चीनी मिल घोटाला मामले में बीएसपी के पूर्व विधायक पर कार्रवाई हुई। यूपी के चीनी मिल घोटाले के आरोप में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। उसने सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियों को जब्त कर लिया। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 2 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका है कि कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में इन दोनों को पीटा, जिससे इनकी मौत हो गई।
दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए अब पहले से दोगुना समय मिलेगा। चुनाव आयोग ने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि कई प्रत्याशी कोरोना की वजह से मतदाताओं के घर तक नहीं पहुंच पा रहे। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद फिर जांच तेज कर दी गई। अहमदाबाद में कोरोना जांच केंद्र पर भीड़ दिखाई दी, जबकि सूरत के अलग अलग हिस्सों में भी जांच के केंद्र बना दिए गए। तो अपनी टीमें बढ़ाकर टेस्टिंग की तादाद बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया, जिस पर राज्य सरकार ने साफ किया कि ये वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था। कर्ज माफी का प्रश्न हमारा नहीं है, कांग्रेस का है। कांग्रेस से पूछो क्यों नहीं किया उन्होंने, हमने कोई वादा नहीं किया था। इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने राज्य की शिवराज सरकार को घेर लिया। मूल बात यह है कि अब किसान कर्ज माफी सरकार नहीं करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के गरमाने के साथ मिठाइयां भी चुनावी रंग में रंगनी शुरू हो गई हैं। वहां के सिलीगुड़ी में मिठाई की एक दुकान में अलग अलग पार्टियों के चुनाव निशान वाली मिठाइयां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। क्योंकि ये मिठाइयां आम मिठाइयां जैसी नहीं है, बल्कि इनमें पश्चिम बंगाल का सियासी रंग चढ़ा दिख रहा है। इस दुकान में जहां बीजेपी के निशान कमल के फूल वाली मिठाई देखने को मिली, तो वहीं टीएमसी और सीपीआईएम के चुनाव निशान वाली मिठाई भी देखने को मिली। वहीं लोग भी इन मिठाइयों को खरीदकर बेहद खुश नजर आए। मिठाई खाने के बाद अच्छा मुंह मीठा करके इलेक्शन करो, ये सबसे अच्छा मोटिवेशन है। दुकानदार ने बताया कि उनका ये आइडिया लोगों को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल चुनावी रंग में रंगा है। ऐसे में ये मिठाइयाँ उनकी पहचान बन गई हैं। ये बार भी राज्य विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में सब सिंबल बना के आदमी लोग को पेश कर रहा है। दुकानदार के मुताबिक उन्होंने ये मिठाइयाँ चुनावी माहौल को देखते हुए तैयार की थी, लेकिन अब उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। मुंबई के पास ठाणे से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक प्लास्टिक फैक्ट्री आग की भीषण लपटों से घिरी दिखाई दी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा जताया गया, जिसने कुछ ही पलों में पूरी फैक्ट्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग लगते ही फैक्ट्री की छत से भीषण लपटें उड़ने लगी। प्लास्टिक का सामान ज्यादा होने की वजह से आग तेजी से भड़कती चली गई, जिस वजह से पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। काले धुएं ने आसपास की दूसरी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। इस बीच जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके कर्मचारी फटाफट अंदर रखा सामान बाहर निकालने लगे। तब तक वहां दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गईं और फिर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। प्लास्टिक कंपनी होने की वजह से आग जो कंट्रोल में है वो जल्दी नहीं आ रही है। आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया। कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। बताया गया इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बीजेपी ने बटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज खान को दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्ष को घेरा। बीजेपी ने बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर जोरदार हमला किया। ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी का नाम गनी ख्वाजा है, जो आतंकी संगठन अल बद्र का टॉप कमांडर है। इस आतंकी का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस के मुताबिक खबर मिली कि सोपोर के तुज्जर शरीफ इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ की एक टीम को साथ लेकर इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर गनी ख्वाजा मारा गया। उसके पास से काफी मात्रा में हथियार और दूसरे सामान बरामद किए गए। आपको बता दें, गनी ख्वाजा काफी समय से कश्मीर में सक्रिय था। उत्तरी कश्मीर के तुज्जर इलाके में हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। 6 बजे के करीब सुरक्षा बलों को मालूम चला था कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जो इनिशियल फायरिंग हुई उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू होने के बाद इनिशियल जो फायरिंग हुई इसमें एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी पुलिस ने पुष्टि की है। दिल्ली में कोरोना को एक बार फिर पैर पसारने से रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का अभियान तेज हो गया है और इसके लिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में पुलिस वाले और सिविल डिफेंस के लोग तैनात हो गए हैं। और जो लोग उन्हें घरों से बाहर बिना मास्क के दिखे, उन्हें उन्होंने जागरूक किया, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के आनंद विहार इलाके से भी सामने आई, जहां एक पुलिस वाला गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को कोरोना के खिलाफ मास्क की अहमियत समझाता दिखा। सबको बताइए, मास्क सब में लगाना जरूरी है।
वहाँ एक जगह सिविल डिफेंस के लोग और कुछ पुलिस वाले फुटपाथ पर खड़े हो गए और उन्होंने वहाँ से गुजर रहे लोगों पर नजर बनाए रखी। आनंद विहार इलाके में जो मास्क को चेक करने वाले सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वो टीमें जो हैं लगातार लगी हुई हैं। मास्क नहीं पहनने वालों से 2000 रुपए जुर्माना वसूलने के साथ कुछ लोगों को समझाकर छोड़ भी दिया गया। समझा के अवेयर करके विदाउट मास्क को नहीं चलने को छोड़ भी देते हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद दिल्ली की सड़कों पर सख्ती फिर बढ़ गई ताकि लोग कोरोना नियम का पालन करें और हालात को काबू में रखा जा सके। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब उन इलाकों में तेजी से बढ़ने लगी है जहां पर इसकी तादाद पहले ना के बराबर थी। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना मरीजों की संख्या अब नए इलाकों में तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद में पहले कोरोना मरीज ज्यादा थे, लेकिन अब करनाल और पंचकुला में इनकी संख्या बढ़ गई है। इसी तरह पंजाब के कपूरथला में भी कोरोना के नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि वहां पहले काफी कम मरीज सामने आ रहे थे। चंडीगढ़ का हाल भी पहले से खराब है, यहाँ भी कोरोना के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जहां पहले ना के बराबर में मरीज थे। जिन नए इलाकों में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी है, अब वहां के लोगों को पहले से ज्यादा सावधान रहने की हिदायत दी गई है। खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन नए इलाकों में पहले वैक्सीनेशन का सुझाव दिया। किसान आंदोलन के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जिस पर करीब 2 घंटे तक सदन में बहस होगी और उसके बाद वोटिंग की जाएगी। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त 88 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के पास 40, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के पास 10 और 7 निर्दलीय हैं, जबकि कांग्रेस के 30 विधायक हैं। खट्टर सरकार का दावा है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 55 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 45 विधायक चाहिए। तो वहीं बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। हालांकि जेजेपी ने कुछ विधायकों ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार विरोधी सुर में बात करना भी शुरू कर दिया है। सब जानते हैं, मेरे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जब आज एक पार्टी ने भी जारी कर दिया, आपको यहाँ मौजूद भी होना होगा और जो पार्टी का आदेश होगा आपको चाह करना चाहकर उनके साथ भी खड़ा होना होगा। मेरा सभी विधायकों से ये है कि सब अपनी आत्मा से वोट दें। हरियाणा के जन का ये विश्वास, सरकार विश्वास खो चुकी है। ये जो है कुछ चेहरे बेरे काम हो गए, असली सामने आ जाएगी। हमारा विपक्ष का काम है जो जन आदेश हो, जो जन की भावना हो, उसको अपने हाउस में रखेंगे। पहले तो कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से विश्वास मत हासिल करना चाहिए। उनका आपस में विश्वास नहीं है। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, लाए, हमने तो एक्सेप्ट किया कि हाँ आप लाओ विश्वास मत। चारों खाने चित गिरेंगे विधानसभा के अंदर। प्रधानमंत्री ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल फेनी नदी पर बना है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। शिखर धवन ने अहमदाबाद में मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। इस वीडियो में शिखर के अलावा रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव बच्चों की तरह खिलौनों से खेलते नजर आए। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना। अभिनेता रणबीर कपूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनकी मां नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया रणबीर घर पर क्वारंटीन हो गए हैं और सभी एहतियात बरत रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी के एक दिन पहले दिए बयान पर हंगामा मच गया। राहुल ने कहा था कि उन्होंने सिंधिया को सीएम बनाने का वादा किया था। ये भी कहा था कि कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में रहने वाले सिंधिया बीजेपी में पिछली सीट पर बैठे हैं, जिसका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया। देखिए, जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। जबकि दिग्विजय सिंह ने फिर दोहराया कि बीजेपी में सिंधिया को सम्मान नहीं मिल रहा। उनको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने महाराज से उनको भाई साहब बना दिया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में हुए एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा एक तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर की वजह से हुआ, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।
हादसे की सूचना पर प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच गए और राहत बचाव के काम में जुट गए। वहां जुटी भीड़ की मदद से पहले हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और फिर जिन गाड़ियों में टक्कर हुई थी उन्हें क्रेन की मदद से बीच सड़क से किनारे किया गया। आपको बता दें, जो ट्रक हादसे का शिकार हुआ था उस पर सरिये लदे हुए थे, जो हादसे के बाद बीच रास्ते पर बिखर गए और उनकी वजह से वहां लंबा जाम भी लग गया। बाद में उन्हें भी किसी तरह रास्ते से हटाया गया और फिर जाम को खुलवाया गया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब बिक्री के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि वो राज्य में पूरी तरह शराबबंदी करने में नाकाम रही और यही वजह रही कि इस मुद्दे को उठाने के लिए आरजेडी विधायक बिहार विधानसभा के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हो गए। इन पोस्टर के जरिए आरजेडी विधायकों ने अपनी मांगे नीतीश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बिहार में अवैध शराब की बिक्री बंद करो। अश्विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। आर अश्विन को फरवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। यूपी के अमरोहा में एक लड़की के गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। लोकसभा में कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। इस मुद्दे पर एनडीए से अलग हो चुके अकाली दल ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। जिसके जवाब में सरकार ने एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों की खूबियां गिनवाई और किसानों के साथ होने का भरोसा दिया। पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है। विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। उसने इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को 46 रनों से हराया। मैच में यूपी ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 280 रन बनाए थे, जिसके बाद मेजबान टीम 49वें ओवर में सिर्फ 234 रनों पर ही ढेर हो गई। मुंबई में एक बार फिर कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी। मरीजों की बढ़ती तादाद के पीछे लोगों की लापरवाही को बड़ी वजह माना गया। इस लापरवाही की एक तस्वीर वहां की दादर सब्जी मंडी से भी सामने आई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए कई लोग खरीदारी करते नजर आए। मैं इस वक्त दादर के सब्जी मंडी मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर देखिए कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर सब्जी मंडी में इकट्ठा हुई। राज्य सरकार ने साफ किया कि अगर लोग नहीं माने तो वो मुंबई में सख्ती करने पर मजबूर हो सकती है। लेकिन केसेस रैपिडली बढ़ गए तो मुंबई में शायद आगे नाइट कर्फ्यू भी आ सकता है और उस एरिया जहां पे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उसको सील भी कर सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिल्ली में कोरोना का टीका लगाया गया। इसके बाद उन्होंने ये वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ की। 12 मार्च को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के 90 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस मौके पर गुजरात में सियासी दंगल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम से एक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दांडी यात्रा के लिए दांडी यात्रा करने वाले सैनिकों को प्रस्थान कराएंगे। साबरमती आश्रम के चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और दांडी यात्रा को हरी झंडी देने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उसी दिन दांडी यात्रा निकालने के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी है। दांडी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन से हमने परमिशन के लिए गुजारिश की है। T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया ने अहमदाबाद में अभ्यास किया। इंग्लैंड के साथ ये सीरीज शुक्रवार से शुरू होगी। दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 39 के कोरोना केयर सेंटर में कई कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने 5 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिलने का आरोप लगाया। और हमारा 5 महीने का पैसा फंसा, हम ऐसे थोड़ी जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएस करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हो रही है और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हुई, जिसके बाद नौसेना की ताकत बढ़ेगी और दुश्मन को माकूल जवाब देगी। ये आईएनएस करंज नौसेना का साइलेंट किलर इसको कहा जा रहा है और नौसेना के लिए बेहद ही खास पल, ये नई पनडुब्बी जो दुश्मन का काल बनकर सामने आएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आईएनएस करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। बड़ी खबर, नौसेना का साइलेंट किलर कही जाने वाली करंज
नौसेना में शामिल हुई, जो दुश्मनों को माकूल जवाब देगी। नई पनडुब्बी दुश्मनों पर काल बनकर टूटेगी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नौसेना के लिए बेहद ही खास और अहम पल। ये बेड़े में शामिल हुई साइलेंट किलर कही जाने वाली INS करंज। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नई पनडुब्बी जो नौसेना की ताकत बढ़ाएगी। और INS करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। गहरे सागर में सभी परीक्षण में पास होकर मुंबई में बनी तीसरी पनडुब्बी करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान करंज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। INS करंज कलवरी क्लास की पनडुब्बी है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मनों को ये तस्वीर कितनी नागवारा गुजर रही होगी। आपको बता दें, प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियां बन रही हैं, जिनमें INS करंज तीसरी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। 2 पनडुब्बियों का अभी ट्रायल चल रहा है और आखिरी पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डॉक में बन रही है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, आखिरकार INS करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने देखिए, ये काफी ऐतिहासिक क्षण है भारतीय नौसेना के लिए और सबसे गर्व वाला भी क्षण है, क्योंकि INS करंज एक ऐसी सबमरीन, एक ऐसी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है जो अब तक की सबसे घातक सबमरीन बताई जा रही है। और इसको कहा जा रहा है कि ये सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए एक साइलेंट किलर है, यानी कि इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है और जो सोनार सिस्टम आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सोनार सिस्टम एक ऐसी तकनीक होती है जिससे जो पनडुब्बी की जो रडार सिस्टम होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होती है। ये दुश्मनों के शिप और रडार पर, दुश्मनों के पनडुब्बी के रडार पर ये पूरी पनडुब्बी कहीं भी दृश्य में नहीं है, कहीं भी रडार पर नहीं आएगी। जिस तरह से जो नेवी चीफ करमवीर सिंह ने भी इस पूरे प्रोग्राम में शामिल हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि INS करंज को भेद पाना समुद्र के अंदर और समुद्र के ऊपर काफी ज्यादा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो INS करंज का भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी ताकत है। और ये पूरी जो सबमरीन है वो स्कॉर्पियन सबमरीन है, स्कॉर्पियन सबमरीन क्लास की है। आपको बताना चाहेंगे कि P75 के तहत मुंबई के ही मझगांव डॉक में 6 सबमरीन बन रही हैं, जिनमें से INS खंडेरी, INS कलवरी पहले ही से शामिल हो चुकी हैं। ये तीसरी सबमरीन है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है और बताया जा रहा है कि जो बाकी के तीन सबमरीन है वो भी बहुत जल्द भारतीय नौसेना में शामिल होंगी। परा बिल्कुल, और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए INS करंज बेड़े में शामिल हुई, जिसको भेद पाना नामुमकिन है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए INS करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है, जो नौसेना की ताकत बढ़ाएगी और साथ ही दुश्मनों के दिल में दहशत भी पैदा करेगी। आपको बता दें, गहरे सागर में सभी परीक्षण में पास होकर मुंबई में बनी तीसरी पनडुब्बी करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही ऐतिहासिक पल नौसेना के लिए, क्योंकि INS करंज, जिसको साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है, उसके बेड़े में शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत बेहद ही बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं ये दुश्मनों को संदेश है कि अगर आंख उठाकर देखा तो उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। आपको बता दें, करंज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। INS करंज कलवरी क्लास की पनडुब्बी है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियां बन रही हैं, जिनमें INS करंज तीसरी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। 2 पनडुब्बियों का अभी ट्रायल चल रहा है और आखिरी पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डॉक में बन रही है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नौसेना में करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हुई और बेहद ही ऐतिहासिक पल। साइलेंट किलर कही जाने वाली करंज नौसेना की ताकत बढ़ाएगी और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खास पल। गहरे सागर में सभी परीक्षण में पास होकर ये पनडुब्बी नौसेना के बेड़े में शामिल हुई है और जो नौसेना की ताकत बढ़ाएगी, जिसको साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। और एक कार्यक्रम के दौरान करंज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कलवरी क्लास की पनडुब्बी है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियां बन रही हैं, जिनमें INS करंज तीसरी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है।
बेहद ही खास पल, आईएनएस करंज से दुश्मन कांपेगा और ये बेहद ही ऐतिहासिक पल है नौसेना के लिए, क्योंकि 70 मीटर लंबी पनडुब्बी करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। एंटी शिप मिसाइल दाग सकती है और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नौसेना की ताकत बढ़ेगी और आईएनएस करंज को भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। करंज नौसेना में शामिल हुई और जिसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, नौसेना में आईएनएस करंज का शामिल होना कितना ऐतिहासिक पल माना जाए इसे? विवेक से दोबारा संपर्क करेंगे और बेहद ही खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हुई, 67.7 और एंटी शिप मिसाइल ये दाग सकती है। करंज नौसेना में शामिल हुई, जमीन पर हमले की ताकत भी रखती है और 2 महीने पानी में रह सकती है। ये तमाम खूबियां हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी विवेक से पूछेंगे। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, आईएनएस करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है, कितना बड़ा इसको ऐतिहासिक पल माना जाए और क्या क्या खूबियां हैं इसकी? फरा, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि आईएनएस करंज एक अब तक की भारतीय नौसेना में ऐसी पनडुब्बी शामिल हो चुकी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा घातक है। हम सबसे पहले अपने कैमरामैन रमेश को बोलूंगा, आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो कमीशनिंग सेरेमनी है वो पूरी हो चुकी है और जो एक रूल्स और एक नियम होता है कि जब भी कोई जहाज भारतीय नौसेना में कमीशन होता है तो बाकायदा उसमें भारतीय नौसेना के जो सफेद रंग का झंडा होता है वो लगाया जाता है। साथ ही साथ जो रंग बिरंगे आप झंडे देख रहे हैं, एक प्रोसेस होता है कि जो भी इसमें जिन लोगों ने मदद की उन सब के झंडे इसमें लगाए गए हैं। साथ ही साथ आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो मजगांव डॉक लिमिटेड के जो हेड है वो भी इस समय आईएनएस करंज के सबमरीन पे मौजूद हैं और जो इस सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर हैं कैप्टन गौरव मेहता, जो पूरी टीम को लीड करेंगे, वो भी सबमरीन के अंदर हैं और पूरी सबमरीन अब उनकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि इस पूरे सबमरीन में 35 सेलर और 5 नेवी के अधिकारी यानी कुल मिलाकर 40 लोग इस सबमरीन में रहेंगे। फरा, अगर इस सबमरीन के बारे में बताया जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि इस सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो सोनार सिस्टम लगा हुआ है वो काफी ज्यादा अत्याधुनिक है और जिस सोनार सिस्टम की हम बार बार बात कर रहे हैं वो इसलिए भी अत्याधुनिक है क्योंकि इसको दुश्मनों के जहाज, दुश्मनों की पनडुब्बी इसे बिल्कुल भी भेद नहीं पाएंगी। जो नेवी के अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके भेदना तो मुश्किल नहीं बल्कि पूरी तरह से नामुमकिन है। ये जो सबमरीन है वो 67.5 मीटर लंबी है, 12 मीटर चौड़ी है और इस सबमरीन में जो सबसे खास बात ये बताई जा रही है कि ये सबमरीन समंदर के तकरीबन 1100 फीट समंदर के पानी के नीचे जाकर आराम से तैर सकती है और साथ ही साथ ये सबमरीन तकरीबन 2 महीने तक पानी के अंदर रह सकती है। जिस तरह से सबमरीन अगर समुद्री सतह पर है उस समय इसकी जो स्पीड होगी फराग वो तकरीबन 20 किलोमीटर की रफ्तार से ये सबमरीन पानी की सतह पर चलेगी। लेकिन जब ये सबमरीन पानी के अंदर होगी यानी कि 1000 फीट के पानी के अंदर होगी तो इसकी स्पीड जो है वो दोगुनी यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वेपन की बात करें तो उसमें एंटी मिसाइल, एंटी माइंस और टॉर्पीडोज, ये 3 वेपन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सबमरीन को जब भी समंदर में किसी ऑपरेशन या किसी बड़े ऑपरेशन में भेजा जाता है तो सबसे बड़ा खतरा होता है दुश्मनों की जो माइंस पानी के अंदर रहती हैं उनसे बचना। तो उसके लिए ये पूरी तरह तैयार है क्योंकि इसके जो सिस्टम्स लगाए गए हैं वो पहले से भेद लेगी कि दुश्मनी के माइंस कहाँ लगे हैं, उनको हटाते हुए उनसे छुपते हुए सबमरीन दुश्मन के इलाके में घुसकर किसी को भी तहस नहस करने में ये सबमरीन पूरी तरह से सक्षम है। अगर हम इस सबमरीन के रखरखाव की बात करें तो जिस तरह से इसको बनाया गया है ये पूरी सबमरीन मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाई गई है। इसके कुछ इक्विपमेंट जो मशीनरी है वो फॉरेन से लाए गए हैं यानी कि पूरी तरह से बोल सकते हैं कि सबमरीन मेक इन इंडिया भारत आत्मनिर्भर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत इस सबमरीन को बनाया गया है। इंडिजिनियस शिप है ये, इंडिजिनियस पूरे जो पनडुब्बी है जो पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि P-75 जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत 6 सबमरीन को भारत में बनाया जा रहा है। आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कलाबरी ये पहले से भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। अब आईएनएस करंज ये तीसरी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही हैं। 2 और पनडुब्बी हैं जो भारतीय नौसेना का अभी ट्रायल चल रहा है, उससे तकरीबन 1 से 1.5 साल और लग सकता है उस ट्रायल में। और जो आखिरी पनडुब्बी जो 6ठी पनडुब्बी है वो मजगांव डॉक लिमिटेड में भी बन रही है और बताया जा रहा है कि 2025 तक जो बाकी के 3 सबमरीन है बहुत जल्द भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगी। परा? बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से
ये बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे खतरनाक सबमरीन है और इसका नौसेना में शामिल होना नौसेना की ताकत तो बढ़ाएगा ही विवेक, और कहीं ना कहीं ये जो सबमरीन है दुश्मनों का काल भी साबित होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये दुश्मनों का काल पूरी तरह साबित हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये हम बार बार बताएं, जिस तकनीक से और जिस टेक्निक से इसको बनाया गया वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। जब हमने इस सबमरीन के जो कैप्टन है कैप्टन गौरव मेहता और साथ ही साथ जो दूसरे अधिकारी, जो आला अधिकारी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, हमने पूछा कि ये सबमरीन जिस तरह से LAC और वहाँ पर चाइना और पाकिस्तान को लेकर इतना टेंशन रहता है, अगर ये सबमरीन जब कमीशन होगी तो कितना ज़्यादा फायदा इंडियन नेवी को होगा और ये दुश्मनों के लिए काल बनकर कैसे आएगी। तो उन अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि जब ये सबमरीन मुंबई या फिर भारत के समुद्री सीमा पर नहीं रहेगी, जब ये सबमरीन हार्बर से बाहर निकलेगी, तो ये चिंता की बात पाकिस्तान और चाइना को हमेशा रहेगी कि आखिरकार ये सबमरीन किस जगह पर है, किस जगह सबमरीन काम कर रही है, किस जगह सबमरीन को डिप्लॉय किया गया है। तो अधिकारी को फर्क देखिए, जितना कॉन्फिडेंस अधिकारियों ने कहा कि अगर ये हार्बर से सबमरीन बाहर निकल रही है, INS करंज जब हार्बर से बाहर निकलेगी तो ये पूरी दुनिया के लिए और खासकर पाकिस्तान और चाइना के लिए काफी ज्यादा टेंशन वाला मोमेंट रहेगा कि आखिर ये सबमरीन किस जगह डिप्लॉय की जा रही है और ये सबमरीन किसके और इसके निशाने पे कौन कौन है। तो ये जिस तरह की लैंग्वेज भारतीय नौसेना के अधिकारी बोल रहे हैं और जिस तरह की लैंग्वेज जो INS करंज जो शिप में आप सामने देख सकते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं। शुक्रिया विवेक।